हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ आशीष। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था चैप्टर फर्स्ट का कुछ पार्ट मैनेजमेंट। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? मैनेजमेंट की डेफिनेशंस, परिभाषा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट्स एंड द मेन चीज कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो होपफुली आपने वो सारी वीडियो देख ली होगी, पूरी की पूरी वीडियो। बट एक रिक्वेस्ट आपसे मैं करना चाहूँगा कि जो भी वीडियो को देखे कंप्लीट देखे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा कहीं ना कहीं जो फीचर्स हैं वो रिलेट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कब हमें फ़ीचर यूज़ करने हैं केस स्टडी में, कब हमें इंपॉर्टेंस यूज़ करना है। तो आप फीचर्स और इंपॉर्टेंस का सबसे पहले मीनिंग क्लियर करो। फॉर एग्जांपल कल मैंने आपको एक मोबाइल का एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में। मोबाइल जब आप परचेज़ करने जाते हैं तो जो सेलर है वो आपको उसके फ़ीचर्स बताता है, और फीचर्स के साथ साथ वो कुछ और भी चीज़ें बताता है। जैसे कि आप कोई मोबाइल परचेज़ कर रहे हैं तो वो क्या बता रहा है, सर इसमें 48 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल कैमरा है, तो इट इज़ अ फीचर्स। ठीक है, उसका यूज़ क्या है, आप उससे बेटर पिक्चर ले सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बना सकते हैं, ये उसका इम्पोर्टेंस है। सर इसमें 4000 mAh की बैटरी है, इट इज़ अ फीचर ऑफ दिस मोबाइल। और इस बैटरी का काम क्या है, लॉन्ग स्टैंड बाय, ज़्यादा समय तक आप इसे चला सकते हैं, बिजी शेड्यूल में इसको अच्छे से रन कर सकते हैं, ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये बैटरी। ठीक है, तो ये क्या इम्पोर्टेंस। तो मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या खास बातें हैं, वो फीचर है। अब वो मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, वो कैसे कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है, उससे क्या बोलेंगे बेटा हम, इम्पोर्टेंस बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय अ फॉलोइंग सिस्टमेटिक प्रोसीजर कॉल्ड मैनेजमेंट। बेटा है क्या, आज की डेट में कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है, सक्सेसफुल का मतलब उन्होंने अपने गोल अचीव कर लिए हैं या कर रहे हैं, तो बेटा वो चीज़ बाय चांस तो नहीं हो सकती। एटलीस्ट उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है, उन्होंने कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो किया है, तभी वो इस स्टेज तक पहुँचे हैं। ठीक है, ऐसे ही किसी ना किसी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसको क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट बोला जाता है। अब आते हैं मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसे मदद करता है। तो सबसे पहला है इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। एन ऑर्गेनाइजेशन, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारे गोल्स अपने सेट करती है, और गोल क्यों सेट कर रही है, उनको अचीव करने के लिए। अब मैनेजमेंट कैसे मदद कर, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपना एक ईयर का टारगेट क्या रखा है, 20% इंक्रीज इन सेल्स। बट ये क्या हो गया, ये गोल है। अब 20% सेल इंक्रीज़ कैसे होगा, उसके लिए जो मेन चीज़ है वो क्या है, मैनेजमेंट कैसे रखना है। अब सेल्स बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी मार्केटिंग कैसे हो रही है, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग वगैरह, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर ये सारे तालमेल के हिसाब से काम करेंगे प्रॉपर मैनेजरियल वे में, तभी ये संभव होगा कि ये कंपनी अपनी सेल्स को 20% से इंक्रीज़ कर पाएगी। इसका मतलब मैनेजमेंट मदद करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, हमने एफिशिएंसी का कंसेप्ट पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था। एफिशिएंसी का कंसेप्ट ये कहता है कि काम को समय पे ख़त्म करने के साथ साथ हमको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का, और कम से कम लागत में उस काम को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। इट इज़ डन बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करो, कॉस्ट को रिड्यूस करो, और अपनी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ पे बेटर कंट्रोल करो, तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तीसरा
हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने से पहले मैं छोटी सी बात करता हूँ कि बेटा जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे पर्सन्स काम करते हैं, बहुत सारे पर्सन्स काम करते हैं। अब हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल का अपना ओन गोल हो सकता है, हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का भी एक गोल है और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ अगर हर एक इंडिविजुअल का गोल अचीव कैसे करें, हर एक इंडिविजुअल का गोल कैसे अचीव होगा भाई, कंपनी का गोल अचीव होगा तभी उनका ऑटोमेटिकली पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ वही बात की जा रही है कि जो भी मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी मैनेजमेंट का पार्ट हैं, वो पर्सन्स को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको लीड करते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन एंड लीडर मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप टीम स्पिरिट, ताकि उसमें टीम स्पिरिट अराइज हो, इन्वॉल्व हो, बिल्डअप हो एंड कोऑपरेशन के साथ वो ग्रुप गोल को अचीव करें, देयर बाय अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। उस वजह से उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, हर एक इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए और वो तभी संभव है जब कंपनी का ग्रुप गोल अचीव होगा, तो उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएंगे। बट उनको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की क्या रोल है इसमें? बट मैनेजमेंट का रोल क्या है कि उनको टीम के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा हर एक एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। उसके लिए मैनेजमेंट क्या करता है, उनको मोटिवेट करता है और लीडरशिप स्किल के थ्रू उनको कोऑपरेशन करना सिखाता है, जिसकी वजह से वो ग्रुप गोल अचीव कर लेते हैं और साथ ही साथ उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाते हैं, ठीक। पॉइंट नंबर 4, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखिए, अगर आपको सोसाइटी में बिजनेस करना है तो हमें सोसाइटी के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो सोसाइटी के बारे में ध्यान मतलब सोसाइटी को भी डेवलप करना चाहिए। कैसे कैसे करेंगे हम सोसाइटी को डेवलप? चलो जी, सबसे पहले प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कस्टमर इज़ द किंग। आप कस्टमर को निराश नहीं कर सकते अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, क्योंकि वही आपके रिवेन्यू का एकमात्र सोर्स है। कस्टमर एकमात्र सोर्स है आपके बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए। अगर आप उसे ही निराश कर देंगे तो क्या खाक बिजनेस करेंगे? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कस्टमर इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर आपको सर्वाइव करना है। दूसरी चीज़, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको बिजनेस ओपन करोगे तो अकेले आदमी तो मिलकर चलाओगे नहीं, उसे अकेला आदमी चला ही नहीं सकता, ठीक है। आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। तो ये किसके लिए कर रहा है एक बिजनेसमैन ये किसके लिए कर रहा है? सोसाइटी के लिए, ठीक है, ताकि वहाँ पे अनएम्प्लॉय रिड्यूस हो जाए थ्रू क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। थर्ड वन, एडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़। एडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, सर इसका मतलब क्या? एडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़ में सोसाइटी का क्या फ़ायदा है? एक बिजनेसमैन ने न्यू टेक्नोलॉजीज़ अडोप्ट करी, इसमें सोसाइटी का क्या फ़ायदा है? सुनो, एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। देखो, अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उससे पहले जितने भी सेलर्स थे वो मोस्टली 90% कैश ट्रांजेक्शन्स करते थे, अब डीमोनेटाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा था वो लिक्विडिटी पड़ा था, हमारे पास कैश था नहीं। चलो जी, तो उसके लिए पेटीएम आया, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब क्या है? ये डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। तो एक तरह का टेक्नोलॉजी है। हमने पेमेंट प्रोसीजर को डिजिटलाइज कर दिया था, ठीक है। चलो जी, अब ये कन्वीनियंट किसके लिए था? मोस्टली कस्टमर के लिए, क्योंकि कैश की दिक्कत तो हमारे पास ही थी, ठीक है। और सेलर को ये डिजिटाइजेशन टेक्नोलॉजी अडोप्ट करनी पड़ी ताकि वो कस्टमर को कन्वीनियंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो समझ में आ गया कि जिसमें हमारा फ़ायदा है, अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है तो उसे अडोप्ट करना चाहिए, किसको? बिजनेस को, ठीक है जी। नेक्स्ट है 5th पॉइंट,
इट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है? हमने डायनेमिक का मतलब समझ लिया लास्ट वीडियो में। से डायनेमिक का मतलब होता है फ्लैक्सिबल। एक बिजनेस को फ्लैक्सिबल रहना है। फ्लैक्सिबल रहने का मतलब है कि बिजनेस को एनवायरनमेंट कंडीशन के हिसाब से चेंज होना है, क्योंकि एनवायरनमेंट कंडीशन बिजनेस के हिसाब से चेंज होने वाली तो नहीं है। ठीक है, तो वी आर कंपैटिबल टू चेंज विद द एनवायरमेंटल सिचुएशन। तो सिंपल सी बात है, एक ना कंफर्ट जोन होता है हमारा, एक सर्कल होता है जो हमारा हर एक पर्सन का या हर एक बिजनेस का इंडिविजुअली एक कंफर्ट जोन होता है। तब तक आप उस घेरे के अंदर हैं, तब आप खुश हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर हैं। बट अगर किसी पर्सन को सक्सेसफुल बनना है तो बेटा इस कंफर्ट जोन को, इस सर्कल को ब्रेक करना पड़ेगा। और सर्कल के ब्रेक करना पड़ेगा तो इसका मतलब आपको बाहर के एनवायरनमेंट से अवगत होना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी। तो आप इस एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर आपने आप में ढल नहीं पाए तो इसका मतलब आप फेल हो जाओगे। ठीक, तो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक इसलिए बनाता है ताकि वो लंबे समय तक सरवाइव कर पाए और ईजिली कंपैटिबल हो जाए अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो मैनेजमेंट हेल्प पीपल अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन कम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो आपको समझौता करना पड़ेगा चेंजेस के साथ। ठीक है, कि हाँ जी हमें एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज होना पड़ेगा। ठीक है नहीं, चलो जी। जैसे देखो, अब जो एनवायरनमेंटल में चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे हाथ में तो है नहीं, वो अनसर्टेन है। जैसे कि मार्केट में जब जीएसटी आया था तो इसकी इम्प्लीकेशंस बिज़नेस पे क्या होने वाली है किसी को नहीं पता था। ठीक है, अब जो बिज़नेस इस बिज़नेस जीएसटी की इम्प्लीकेशन को समझ पाए, इसको अडेप्ट कर पाए, वो सर्वाइव कर रहे हैं। और जिन्होंने सोचा कि यार ये तो दिक्कत वाला काम हो गया, ये तो नहीं हो पाएगा, वो पीछे रह गए। तो इसका मतलब अगर कोई मार्केट में चेंजेस आता है तो आप उसको थ्रेट ना बनाकर उसे अपॉर्चुनिटी बनाइए। ठीक है, तभी आपके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद होगी। तो गाइज़, हमने अपने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिए। बहुत ही इजी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग को लेकर चलेंगे, समझते चलेंगे, तो केस स्टडी में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दूसरी चीज़, चैप्टर के एंड में एक वीडियो में केस स्टडी पे बनाऊंगा, तो उसको कैसे कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही ईजिली तरीके से केस स्टडी को टैकल करना, 5-10 मिनट में समझना और कंप्लीट कर देना, सारी चीज़ मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चल जी आगे चलते हैं। चलो जी, अगला कंसेप्ट हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा देखिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पर्सन्स काम करते हैं, बहुत सारे पर्सन्स काम करते हैं, तो हम उन पर्सन्स को उनकी नॉलेज, उनके कैपेबिलिटी, उनके स्किल के आधार पर ना बांट देते हैं। ठीक है, और ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की सेट की जाती है वो 3 हिस्सों में बांटी जाती है, टॉप, मिडिल एंड लोअर। जो हायरार्की है, लेवल बनाए गए हैं, ये टॉप, मिडिल और लोअर इनके नाम रखे गए हैं। कुछ लोगों को कैटेगराइज करके टॉप लेवल में रखा गया है, कुछ लोगों को उनके फंक्शन नॉलेज के हिसाब को देखते हुए मिडिल लेवल में रखा गया है, और बाकी जो बचते हैं उनको लोअर लेवल में रखा गया है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से पर्सन टॉप में आते हैं, कौन कौन से पर्सन मिडिल में, कौन कौन से पर्सन लोअर में। और ये जानना आपका बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली आते ही आते हैं रिलेटेड टू लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, ये सब कहाँ आते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में। ठीक, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, रीजनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये सब हमारे आते हैं मिडिल लेवल। और लास्ट जिसको हम लोअर लेवल भी कह देते हैं, ऑपरेशनल लेवल भी कह देते हैं, वो गाइस इसे हम सुपरवाइजरी लेवल भी कह देते हैं। तो इसमें कौन कौन आते हैं आपके सुपरवाइजर्स, वर्कर, फोरमैन, फ्रंट लाइन मैनेजर्स, वॉचमैन एटसेट्रा, ये सब चीज़ें जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, ये सब आ जाते हैं हमारे लोअर लेवल
मैनेजमेंट पे। अब बात आती है इनके फंक्शंस की। भाई देखो, इनको इनकी डेजिग्नेशन के हिसाब से लेवल तो दे दिया गया, बट कुर्सी तो दे दी, काम भी तो करना पड़ेगा। तो अब हमें इनके फंक्शन जानने पड़ेंगे कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट किस तरीके के फंक्शन को ऑपरेट करता है या फॉलो करता है। तो सबसे पहले आता है टॉप लेवल। तो हम टॉप लेवल के फंक्शंस को सबसे पहले क्लैरिफाई करते हैं। फर्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड स्ट्रेटजीज। फिर तो देखो, स्किल के हिसाब से मैंने आपको बताया, नॉलेज के हिसाब से बताया, ये आपको लेवल दिए गए हैं। तो इसका मतलब जो टॉप लेवल पे पर्सन है उसमें बहुत अच्छा स्किल है, बहुत अच्छा नॉलेज है। इसका मतलब वो जो काम करेगा वो मेंटली रिलेटेड काम करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो सबसे पहले उसका काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सेट करना, पॉलिसीज़ बनाना, स्ट्रैटेजीज़ बनाना। तो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड स्ट्रैटेजीज़। दूसरा, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट क्या होते हैं, एचआर, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशनल, ये सब क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। इन डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना है, कोऑर्डिनेट विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना, रिपोर्ट देखते रहता है इनकी, ठीक है, कि कौन सा डिपार्टमेंट ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोऑर्डिनेट करके काम करना है इसके साथ। तीसरा, रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट जिम्मेदार रहता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्याण और उसके सर्वाइवल के लिए, कि कैसे कैसे वेलफेयर होना है, कोई दिक्कत तो नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, सारी चीज़ें, ठीक है, कि रिसोर्सेज को कैसे एक्यूमुलेट करना है, सारी चीज़ें कौन देखता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। एंड लास्ट, रेस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। और ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जिसका सोसाइटी पे प्रभाव पड़ सकता है, चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो चाहे नेगेटिव इम्पैक्ट हो, उन सब चीज़ों के लिए ओनली एंड ओनली कौन रेस्पॉन्सिबल रहेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्योंकि मालिक है, जो बिजनेस के मालिक हैं वो सोसाइटी पे पड़ने वाले किसी भी इम्पैक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे ही रहेंगे। चलो जी, दूसरा आता है हमारा मिडिल लेवल। अब जो पॉलिसी, जो स्ट्रैटेजी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई हैं, उनको एनालाइज कौन करेगा और इंटरप्रेट कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो इंटरप्रेट द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा, असाइनिंग ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज़। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट पे, इनको इनकी ड्यूटी समझानी है और इनकी जिम्मेदारी बतानी है। ये काम कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एंड मोटिवेट दैम फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। और बिजनेस में ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, ज़्यादा सेल इंक्रीज़ करने के लिए ये इनको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। एंड लास्ट वन इज़ कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शन। और ये आपस में भी कोऑपरेट करेंगे, ये नहीं है सब अपने मन मर्जी का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सारी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। जब मैं आपको कोई स्टडी बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे एक दूसरे से कैसे कैसे रिलेट करती हैं, ठीक है। तो अदर डिपार्टमेंट एक दूसरे से भी कोऑपरेट करके चलना है ताकि फंक्शनिंग स्मूथ वे से चलते रहे। द लास्ट वन इज़ ऑपरेशनल सुपरवाइज़र एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो प्यार बच्चों, तो सबसे पहले इसमें फंक्शन आता है सुपरवाइज़र डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट ऑफ वर्कफोर्स। अब वर्कफोर्स मीन्स जो वर्कर काम कर रहे हैं, सुपरवाइजरी लेवल उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखता है, ठीक है, उनको ओवरसी करता है, सुपरवाइज करता है, ठीक, कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, निगरानी रखना पड़ता है, ठीक है। चलो जी, ऑब्जर्विंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। अब हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से आउटपुट में जो क्वालिटी हम चाहते हैं क्या वो आ रही है या नहीं आ रही, इसकी भी ऑब्जर्विंग कौन करता है, ऑपरेशनल लेवल। एंड द लास्ट वन, रिप्रेजेंट द वर्कर ग्रीवियंसेस बिफोर द मैनेजमेंट एंड मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द वर्कर। ग्रीवियंस मतलब होता है बेटा शिकायत। अगर किसी भी वर्कर की कोई भी शिकायत है तो लोअर लेवल मैनेजमेंट उस शिकायत को रिप्रेजेंट करेगा किसके सामने, मैनेजमेंट के सामने, और उसको सोल्व करने में मदद करेगा एंड डिसिप्लिन मेंटेन करेगा वर्कर्स में, ठीक है। तो यार बच्चों, आपने ये बहुत अच्छे से समझ लिया फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, टॉप लेवल क्या क्या है, मिडिल लेवल क्या क्या है एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या क्या है। अब इसमें केस स्टडी नॉर्मली सिंपल सी बच जाती है, आपको एक डेजिग्नेशन बताई जाएगी केस स्टडी में कि हाँ जी एक पर्सन है, वो चेयरमैन हैं XYZ लिमिटेड कंपनी के, ठीक है। अब बताइए उनका लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है और उनको क्या क्या
फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू चेयरमैन तो आता है किस में, टॉप। तो आप डेजिग्नेशन के हिसाब से क्या पता लगाया आपने कि उनका लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, टॉप, और आप फिर ये क्या लिख देंगे, फंक्शन लिख देंगे, तो केस स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें एक मेन चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सुपरिटेंडेंट में। बेटा ध्यान से सुनना, अगर आपको क्वेश्चन में ओनली सुपरिटेंडेंट मिलेगा तो ओनली सुपरिटेंडेंट सिंपल सी बात है आपका आएगा लोअर लेवल पे, और अगर प्लांट सुपरिटेंडेंट लिखा है तो आएगा आपका मिडिल में। ध्यान से रखना, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। बस सुपरिटेंडेंट दे रखा है तो आएगा वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में, और प्लांट सुपरिटेंडेंट है तो आएगा आपका मिडिल लेवल में। ठीक है, फ्रंट लाइन मैनेजर्स कौन से होते हैं, सबसे पहले पूछ लेते हैं 1 नंबर में, हु इज़ द फ्रंट लाइन मैनेजर। बेटा फ्रंट लाइन मैनेजर्स वो होते हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखते हैं वर्कर्स से। ठीक है, जो वर्कर्स से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखते हैं, उन पे एक्टिविटीज़ को गो थ्रू करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, ओवरसी करते हैं। ठीक है, तो हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, आज का लास्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही सिंपल है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो और दूसरी इस वाली वीडियो में भी कवर कर चुके हैं। बेटा जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं मेनली हमारे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, बहुत ही ईजी है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब उसका अपना ऑब्जेक्टिव, किसका, बिजनेस का, अपने बारे में सोचना सबसे पहले। दूसरा सोसाइटी के बारे में भी सोचना है, सोसाइटी के बारे में भी सोचना है। तीसरा पर्सनल, अपने जो पर्सन हैं उनके बारे में भी सोचना है, मीन्स एम्प्लॉइज़ के बारे में भी सोचना है। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले बिजनेस अपने बारे में क्या क्या सोचता है, 3 चीज़ सोचता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रो। बेटा सर्वाइवल मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने एक बिज़नेस ओपन करा, या कोई भी बिज़नेस जब ओपन होता है तो सबसे पहले वो प्रॉफिट नहीं देखता। आप कहोगे सर वो प्रॉफिट ही देखता है इसलिए वो खोलेगा, नहीं बेटा, सबसे पहले वो ये देखता है कि वो अपने बिज़नेस को एक्चुअली सेटअप करके थोड़ा लंबे समय तक के लिए रन कर ले, एटलीस्ट सर्वाइव तो करे, प्रॉफिट तो कमा लेगा। मीन्स वो अपनी एटलीस्ट कॉस्ट तो रिकवर कर ले, ठीक है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट तक तो पहुँचे एट दिस सिचुएशन जहाँ ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है। चाहे प्रॉफिट ना हो रहा हो बट लॉस भी ना हो, मेरी कॉस्ट कवर होती रहे बस। ठीक है, सर्वाइवल में वो ये सोच के चलता है। दूसरा लिंक करता हूँ आपको, अकाउंटेंसी आपने पढ़ी होगी, ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है बेटा, प्रिंसिपल भी है। हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल 3 होते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंटी और एक्रूअल। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है जब भी एक बिज़नेस सेटअप इंस्टॉल होता है तो उसको लंबे समय तक के लिए उसे चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चलेगा ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे कमाएगा। चलो जी मुद्दे पे आते हैं। तो सर्वाइवल इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ एनी बिजनेस। दूसरा प्रॉफिट। अब जब उसकी कॉस्ट रिकवर होने लग गई है, उसने मार्केट में अपना थोड़ा बहुत नाम कमा लिया है, अब बात आती है थोड़ा प्रॉफिट पर भी ध्यान देगा। प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा, इनकम माइनस एक्सपेंस। इसका मतलब उसे प्रॉफिट भी कमाना है, क्योंकि बिना प्रॉफिट के वो ज़्यादा लंबे समय तक कहीं काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्रोथ। अगर उसे सर्वाइवल है, प्रॉफिट है, तो अब उसे अपने बिजनेस को क्या करना चाहिए बेटा, एक्सपेंड करना चाहिए, फाइनेंशियली और सेगमेंटली भी। ठीक है, बड़े लेवल पे उसको, उसका मतलब उसके साइज़ की बात कर रहा हूँ मैं, उसको एक्सपेंड करना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव हैं सारे किसके हैं, ऑर्गेनाइजेशन के। तो SPG ऐसे आप इसको याद रख लेना। दूसरी चीज़ सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल। अब सोसाइटी के लिए हमारी क्या क्या जिम्मेदारी बैठती हैं। पहली, यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। बहुत ही अच्छा पॉइंट बेटा, आपको जो भी प्रोडक्शन यूज़ करने हैं, आप बिज़नेस को जो भी प्रोडक्शन मेथड यूज़ करने हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने चाहिए। मींस कम से कम पोल्यूशन, क्योंकि आप किसी भी तरीके से सोसाइटी को हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या चीज़ है, यूजिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा, प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ मतलब फैसिलिटीज़ होते हैं। एमिनिटीज़ मतलब क्या होता है,
फैसिलिटीज़, सुविधाएं, आप अपने कुछ सोसाइटी के लिए सुविधाएं दे सकते हैं, या फिर सोसाइटी के कुछ एम्प्लॉय आपके पास काम करते हैं तो उनके लिए आप स्कूल ओपन करा सकते हैं, एनजीओ ओपन करा सकते हैं। क्रिचेज़ मीन्स छोटे छोटे बच्चे को अगर फीमेल एम्प्लॉयज़ नहीं संभाल पा रही हैं एट द टाइम ऑफ डूइंग जॉब, तो उनके लिए क्रिचेज़ फैसिलिटी है, वहाँ पे उनके बच्चों की देखभाल करी जाती है। ठीक है। द लास्ट वन इज़ गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। जो भी सोसाइटी का डिसएडवांटेजेस सेक्शन है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करिए, तो ऑटोमेटिकली आप किसके बारे में सोच रहे हैं, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये हमारे होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। द लास्ट वन इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयज़ के बारे में। यहाँ आप 3 चीज़ें याद रखना, 3 ज़रूरत आपको पूरी करनी पड़ेगी अपनी एम्प्लॉयज़ की। पहली है फाइनेंशियल नीड, दूसरी सोशल नीड और तीसरी पर्सनल नीड। फाइनेंशियल नीड में क्या आ गया, सेटिस्फाई द फाइनेंशियल नीड ऑफ द एम्प्लॉय बाय गिविंग देयर कॉम्पिटिटिव एंड फेयर सैलरी एंड पर्क्स। आप अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पिटिटिव सैलरी दीजिए, ठीक है, कम सैलरी नहीं दीजिए, जितना वो काम करते हैं जितनी उनकी बनती है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़, उनको फेयर रेम्युनरेशन प्रोवाइड कीजिए। और साथ में पर्क्स मीन्स होता है इंसेंटिव्स पे हम आगे डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो इंसेंटिव मतलब क्या आता होगा, बोनस होता है, मेडिकल अलाउंस वगैरह होते हैं, डियरनेस अलाउंस होते हैं, मतलब ओवर एंड अबव द बेसिक सैलरी जो चीज़ मिलती है उन्हें क्या बोलते हैं, हम पर्क्स बोलते हैं। सेकंड, पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है बेटा, पीयर मतलब होता है आपके साथ में काम करने वाले कलीग्स या एम्प्लॉयज़, सहकर्मी, उनको क्या बोला जाता है, पीयर। रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है, मान्यता। तो बात इसमें क्या है कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि जहाँ पे जो आपके सहकर्मी हैं वो आपसे अच्छे से बात करें, ठीक है, सोशल नीड्स पूरा करें, हंसी मजाक हो, मज़े हो, ऐसा एनवायरनमेंट हर एक पर्सन को चाहिए। तो ये होती हैं किसी पर्सन की सोशल नीड्स, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और लास्ट में पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब ट्रेनिंग, कुछ सेमिनार, कुछ ऐसी चीज़ अरेंज करके एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ और डेवलपमेंट को ध्यान में रखा जाए। तो ये सारे तीनों ऑब्जेक्टिव्स के हैं मैनेजमेंट के। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड पर्सनल। तो बेटा आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस करा, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा, जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में उसको पुट कर सकते हैं, और उसके जो सोल्यूशन है मैं आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें शुरू के 5 मिनट्स में उनको क्लैरिफाई कर देंगे और फिर आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है गाइज। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जो लाल बटन दिख रहा है उसे तोड़ दो, बिल्कुल घंटे को बजा ख़राब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।